वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट और एरर्स जो था और क्या देखा था हमने उसके अंदर, और देखा था हमने इंस्ट्रूमेंट। ये जो चैप्टर था हमारा ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है एक्चुअल में आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, मगर हमारा ये चैप्टर 2 है। क्लियर है? चलिए। सो दोस्तों आज जो हमें बात करनी है वो रिलेटेड रहेगी मोशन से रिलेटेड। सो पहला जो पार्ट था हमारा वो मेजरमेंट से रिलेटेड था कि पर्टिकुलर जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको मेजर कैसे कर सकते हैं और मेजरमेंट में क्या एरर रहती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं मेजरमेंट के लिए, वो हमने देखा था पहले लेक्चर में। यहां से जो फिजिक्स का एक नया वे स्टार्ट होता है। ठीक है। ये जो वे रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है। अब ये जो आपका 11th है ना, ये पूरा मैकेनिक्स से भरा हुआ है। ठीक है। फिर आप जब 12th में जाओगे तो वो वाला जो 12th वाला जो पोर्शन रहेगा पूरा वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन सारी चीजों से फुल अप रहेगा। सो यहां से हमारी मेन फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है। और यहां से अपना जो नया वे है उसका क्या नाम है, मैकेनिक्स, वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है। चलिए। सो थोड़ा सा मैकेनिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो मैकेनिक्स है ये फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। ठीक है। यानी कि बहुत पुरानी ब्रांच है। अब मैकेनिक्स जो है इस मैकेनिक्स में होता क्या है और फिजिक्स में इसको इंक्लूड क्यों किया। ये जो मैकेनिक्स है दोस्तों, इस मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखा हुआ है या फिर वो ऑब्जेक्ट किसी मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट जब आपका रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है तो इस टाइप की कोई भी अगर कंडीशंस रहती है उसका जब एनालिसिस करते हैं तो वो पोर्शन आता है आपका मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर है? यानी कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है और उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो रेस्ट में क्यों है, कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, फिर भी वो रेस्ट में है, तो ये जो पोर्शन आता है आपका मैकेनिक्स में इंक्लूड होता है। ठीक है। और अगर वही ऑब्जेक्ट आपका मोशन भी कर रहा होता है तो मोशन किस वजह से हो रहा है, ठीक है, और मोशन हो भी रहा है तो मोशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा हम किसके अंदर एनालिसिस करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर है? चलिए। हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी मैंने बताया मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो रहता है ना, इसके भी 3 सब पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन से? चलिए। पहला जो आपका पार्ट रहता है, पहला जो मैकेनिक्स का पार्ट रहता है वो रहता है स्टैटिक। ठीक है। अभी स्टैटिक क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहता है तो उसके ऊपर जो एनालिसिस करते हैं हम वो पूरा आता है स्टैटिक के अंदर। यानी कि स्टैटिक के अंदर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और इसको हम बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है, सो रेस्ट में रहना दैट मींस उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या है, बराबर है। तो वो जो बराबर फोर्सेस रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये था आपका स्टैटिक वाला पोर्शन, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है उसके ऊपर अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो मैकेनिक्स के स्टैटिक वाले पार्ट में आता है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका काइनेटिक्स। क्या आता है? काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक्स में कोई जो बॉडी रहती है वो ऐसी मूव करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो भी आपका कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन कर रहा होता है तो अगर मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं हम तो वो आता है आपका काइनेटिक्स के अंदर। कैसे? तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन motion and if we neglect the forces acting on object then the study is in काइनेमेटिक्स, सॉरी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स। ठीक है। अब दोस्तों यहां क्या लिखा है मैंने? यहां लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड इफ वी नेग्लेक्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन दिस स्टडी इज नोन एज द काइनेटिक्स स्टडी। यानी कि आपके पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई बॉडी है, अगर वो मोशन कर रही होती है तो मोशन जो रहता है आपका, कोई फोर्स लग रहा होगा तो ही मोशन हो रहा होगा। ठीक है। तो जब हम स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है मगर उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम कंसीडर अगर नहीं करते तो वो आपका किस वाले पोर्शन में आता है, काइनेटिक्स वाले पोर्शन में आता है। ठीक है। अब सबसे पहला सवाल जो है आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा कौन सा
स्टडी है जो हम बिना फोर्स के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो काइनेमेटिक्स में अगर कोई बॉडी है, अगर आप बॉडी का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो कि बॉडी कितना मोशन करते हुए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इस कवर डिस्टेंस के अंदर फोर्स का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी जो स्टडी रहती है, जैसे डिस्टेंस हो गया और कितना टाइम लगा उसको किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, तो यहां पर भी कोई फोर्स का काम नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करना, टाइम मेजर करना, ये जितना भी आता है ना दोस्तों, आपका किस में आता है, ये काइनेटिक्स में आता है। क्लियर है। सो जो काइनेटिक्स है आपका, ये क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक्स है आपका दोस्तों, काइनेटिक्स क्या हो जाता है, काइनेटिक्स के अंदर अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो, और जो मोशन है, मोशन की वजह से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना टाइम उसको लग रहा है डिस्टेंस को कवर करने में, इस टाइप की जो भी स्टडीज होती है वो कहीं में आती है आपकी काइनेटिक्स में। क्लियर। यहां पर फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। फिर आता है आपको दोस्तों डायनेमिक्स, यानी काइनेमेटिक्स भी आप उसको बोल सकते हो। यहां आता है डायनेमिक्स। चलिए, अब डायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, चलिए सर, डायनेमिक्स, ठीक है। अब ये डायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो डायनेमिक्स में भी आपका क्या रहता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रहता तो मोशन में ही है। क्लियर। मगर यहां पर वो जो मोशन आया है उस बॉडी के पास में, वो किस वजह से आया है, यानी कि किन फोर्सेस की वजह से वो मोशन आया है, उसका भी कंसिडरेशन हमें इसके अंदर करना होता है, ठीक है। सो ये जो तीन थे, ये तीन सब पार्ट्स रहते हैं आपके मैकेनिक्स के। पहला देखा स्टैटिक, जिसके अंदर आपकी बॉडी रहती है रेस्ट में। उसके बाद रहता है आपका क्या, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर बॉडी मोशन में रहती है, मगर मोशन जिन फोर्सेस की वजह से उसके अंदर आया होता है उनको कंसिडर नहीं किया जाता है काइनेटिक्स के अंदर। फिर आपका आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर आप क्या करते हो कि वो जो बॉडी मोशन में है, तो मोशन में किस वजह से आई है, आप उसके ऊपर स्टडी करते हो। यानी कि इस डायनेमिक्स वाले पोर्शन के अंदर वो जो मोशन में जो बॉडी है, सो वो मोशन में जिन फोर्सेस की वजह से आई हुई होती है, उनका भी एनालिसिस इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। चलिए, सो यहां पर हम लिख लेते हैं डायनेमिक्स के अंदर क्या करते हैं हम, वी कंसिडर्ड फोर्सेस विच cause the motion of an object। ठीक है, चलिए, ये दिख रहा है, अच्छी बात है। सो ये हमने तीन पार्ट पढ़े, एक पढ़ा स्टैटिक, एक काइनेटिक्स और एक पढ़ा डायनेमिक्स। ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे क्या रहते हैं। क्लियर है। ये नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए। अब ये डायनेमिक्स की अगर बात करें तो यहां पर आपने एग्जांपल के थ्रू में लेता हूं F = ma, ठीक है। यानी कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो अगर निकालना होता है तो वो स्टडी आपकी डायनेमिक्स के अंदर आती है। क्लियर दोस्तों। चलिए, सो होपफुली इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको ये मैकेनिक्स समझ में आया होगा और हमको किस चीजों से गो थ्रू होना है, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने लिखा तो है, ये पूरा पोर्शन आपका मैकेनिक्स में आता है। और मैकेनिक्स में हम किस टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको पूरा ये तीन बेसिक चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग में ला सकती है। हम देखेंगे स्टैटिक वाला पोर्शन, इक्विलिब्रियम वाला, हम देखेंगे काइनेटिक्स वाला, डिस्टेंस टाइम की बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक्स, हम फोर्सेस की बात करेंगे, न्यूटन्स के लॉज आएंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटीज की बात करेंगे। तो ये सारा पोर्शन आपका इन्हीं चीजों में कवर होगा। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो हमें बात करनी है वो रिलेटेड है कि ये रेस्ट क्या होता है, ये मोशन क्या होता है। क्लियर है। और एक्चुअल में इस यूनिवर्स में कोई रेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है भी, या फिर ये ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी है, तो ये सारा पोर्शन हमको अभी देखना होगा। क्लियर है। चलिए, सो हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट से। यहां हम हेडिंग ले लेते हैं रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी कोई बॉडी हुई, वो कहीं रखी हुई है, ये जैसे यहां पर मैंने मार्कर रखा, तो ये मार्कर ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे कि आपका मार्कर रेस्ट में। क्लियर है। जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने मार्कर को रखा, ये मार्कर ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि मार्कर अभी रेस्ट में। यानी कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या निकल कर रही है दोस्तों, यहां पर अगर आपकी कोई बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करती है टाइम के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बॉडी आपकी रेस्ट में। क्लियर है। चलिए, सो यहां हम लिख सकते हैं व्हेन बॉडी, और कैन से एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ बॉडी डज नॉट make any changes in its position with respect to time, then the body
is said to be in rest। ये समझ में आया? यानी कि रेस्ट क्या होती है, अगर बॉडी रखी हुई है टाइम के साथ में, अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी आपकी रेस्ट में। क्लियर है? अब मोशन की बात करें तो मोशन इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे? अगर आपकी बॉडी, जैसे ये बॉडी मैंने यहां रखी और 2 सेकंड में बॉडी यहां आ गई, तो पहले पोजीशन ये वाली थी, अब पोजीशन ये वाली हो गई है, तो बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया टाइम के साथ में, इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। क्लियर है? चलिए, सो हम यहां पर लिखते हैं मोशन। मोशन की डेफिनेशन भी अगर हम बात करें, सो व्हेन बॉडी मेड सम चेंजेस in its position with respect to time, then the body is said to be in motion। क्लियर? यानी कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही होती है तब हम उसको बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में। अगर पोजीशन में टाइम के साथ में अगर वो चेंज कर रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बॉडी आपकी मोशन में। और इन दोनों बातों को हमने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सो आगे बात करते हैं हम। सो ये तो बात होगी हमारी रेस्ट की, ये बात होगी मोशन की। क्लियर है? अब ये जो रेस्ट है और ये जो मोशन है, ये क्या रियल में एग्जिस्ट करता है, ये सबसे पहला डाउट आना चाहिए। ठीक है? सो रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि हम किस जगह खड़े हुए हैं। क्लियर है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेन का। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपकी मैंने एक ट्रेन बनाई है। ठीक है? ये ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी कुछ वेलोसिटी के साथ में। अब मूव कर रही थी तो यहां पर एक 2 बंदे ऐसे खड़े हुए थे। ठीक है? और एक बंदा ऐसे बाहर खड़ा हुआ था। क्लियर? ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही थी। सो ये जो पर्सन ए था, ये पर्सन बी था और ये कोई पर्सन सी था। क्लियर है? अगर ये बंदे सी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सी ने जब इन दोनों पर्सन को देखा, ए और बी को, तो ये सी के लिए दोनों कैसे थे, ए और बी काय में थे, मोशन में थे। ठीक है? जब सी ने देखा इन दोनों को तो इसको सी को कैसा लगा कि दोनों ऐसा मोशन में। और कौन सा मोशन में? ये ट्रेन के साथ वाले मोशन में। क्लियर है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर जब बी ने देखा सी को, बी ने किसको देखा, सी को, तो ये सी भी कैसा दिखा, ऐसे पीछे जाता हुआ। देखते हो ना, ट्रेन में बैठे रहते हो तो ट्रेन आगे चलती, कोई खड़ा रहता है आपको पीछे जाता हुआ दिखता है। सेम किसको देखा ऐसा, बी को देखा, कि जैसे बी ने सी को देखा तो सी उसको ऐसा पीछे जाता हुआ देखा, तो बी को क्या लगा कि सी मोशन में। ठीक है? ऐसे ए ने देखा तो ए को भी क्या लगा कि सी मोशन में। मगर एक्चुअली मोशन में कौन था, ए और बी, सी तो नहीं था मोशन में। मगर देखने वाले की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मोशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है? यानी कि ये जो मोशन है, रेस्ट है, और ये जो मोशन वाली कंडीशन जितनी भी है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे खड़े रहकर उसको देखते हो। ठीक है? आप कहीं ऐसी पोजीशन पे खड़े हुए हो जहां वो मोशन में होते हुए भी आपको रेस्ट में दिख रहा है। कैसे? देखिए, ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ए था, ये आपका बी था। जब ए ने देखा बी को तो 2 पर्सन अगर आसपास खड़े हुए ट्रेन के अंदर, और मैं और मेरे सामने वाला पर्सन दोनों ट्रेन में खड़े हुए हैं, और मैं उस सामने वाले पर्सन को देखता हूं तो मुझे एक ही जगह खड़ा हुआ दिखता है, वो मुझे ऐसे हिलता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है? वो बात अलग है, ट्रेन के अंदर वो ऐसा शेक होता रहता है, मगर वो वाला पोर्शन नहीं। ठीक है? वो पर्सन अभी जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है 10 मिनट के बाद भी वो उस पोजीशन पे खड़ा रहेगा। किसके लिए? खाली मेरे लिए, बिकॉज हम दोनों ट्रेन में। यानी कि इस बंदे ए के लिए बंदा बी रेस्ट में है, मगर यही बंदा बी इस सी के लिए मोशन में है। यानी कि यहां पर कोई एक्चुअल रेस्ट और कोई एक्चुअल मोशन नहीं होता। ठीक है? यहां पर जो भी रहता है सब रिलेटिव मोशन रहते हैं और रिलेटिव रेस्ट रहता है। यानी कि आप किस पोजीशन के ऊपर देख रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन को, इसके इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। क्लियर है? चलिए, सो ये बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसने नोट कर लिया होगा, यहां हटा देते हैं हम। सो अभी जो हमने बात करी है दोस्तों, वो क्या थी कि देखने वाले के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति मोशन में है या फिर कोई व्यक्ति रेस्ट पे है। ठीक है? चलिए, सो यहां पर हम उसी बात को लिखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स
डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द व्यूअर, यानी कि देखने वाले के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अगर आप रेस्ट में है या फिर कोई व्यक्ति मोशन में है। क्लियर है? चलिए, फिर यहां से एक और बात निकल कर आती है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की। ठीक है, यहां से एक और बात क्या निकल कर आती है, एब्सोल्यूट, चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी क्या है, एब्सोल्यूट, हाँ ठीक सही लिख रहा है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट, सॉरी यहां पर गलत लिखी है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एब्सोल्यूट जो रहता है इसका मीनिंग क्या रहता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि एक रियल रेस्ट और एक रियल मोशन, इसका मतलब ये है यहां पर। ठीक है, यानी कि इस दुनिया में कोई एक्चुअल रेस्ट है क्या, इस दुनिया में कोई एक्चुअल मोशन है क्या, ये कौन बताता है, ये एब्सोल्यूट वर्ड बता रहा है। यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब एकदम प्योर, यानी कि जैसे बोलते हैं ना शुद्ध घी और एक नकली घी वाला कॉन्सेप्ट, सेम वही है यहाँ पर, एक प्योर रेस्ट, यानी कि प्योर रेस्ट है भी या नहीं है। तो रही बात यहां पर एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ये आर अननोन्स है, अननोन्स है। क्यों? अभी तक पता ही नहीं है। क्लियर है? क्यों? अगर मैं बात करूं कि मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो क्या मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये सही बात है या गलत बात है? अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मैं इसी पोजीशन पे भी खड़ा हुआ हूं, मगर अगर किसी एलियन से मैं पूछूं तो क्या मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो एलियन मुझे कहेगा कि आप पृथ्वी के साथ में घूम रहे हो, यानी कि आपका मोशन पृथ्वी के साथ में है। क्लियर है? यानी कि यहां पर भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन नहीं होता। क्लियर है? चलिए, सो ये स्टिल क्या है, अननोन है। एक्चुअल में जो रहता है आपका क्या रहता है, रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है, यही बात करी हमने। एक्चुअल में जो रहता है क्या रहता है दोस्तों, रिलेटिव रेस्ट रहता है और रिलेटिव मोशन रहता है। रिलेटिव रेस्ट कैसा, जैसे कि वो जो पर्सन ए था ट्रेन के अंदर, उसको पर्सन बी दिख रहा था रेस्ट में, सो बी का रेस्ट में होना ए के रेस्पेक्ट में ये डिपेंड करता है रिलेटिव रेस्ट। ठीक है, यानी कि किसी के सापेक्ष, यानी कि किसी से रिलेट करते हुए। सो जब मैं बी को ए से रिलेट करता हूं तब वो रेस्ट में, मगर उसी बी को जब मैं बी से रिलेट करता हूं तब वो मोशन में। यानी कि रिलेटिव रेस्ट होता है और रिलेटिव मोशन होता है। ये समझ में आया दोस्तों? यानी कि आपके व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रेस्ट में देख रहा है या फिर आपको मोशन में देख रहा है। क्लियर है? सो ये मैकेनिक्स रहती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर खड़े होकर आप उसी पर्सन को रेस्ट में या फिर उसी पर्सन को मोशन में बता सकते हैं। क्लियर? सो इट्स काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ मैजिक। देखा ना आपने, जादूगर ऐसे टॉपी में से खरगोश निकाल लेता है। ठीक है, अगर किसी ने देखा हो कि वो कैसे निकालता है तो उसके लिए जादू नहीं है, मगर कोई अगर नया पर्सन देखता है कि उसने कैसे निकाला खरगोश तो उसके लिए जादू होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फिजिक्स में लगता है। अगर आप कहीं खड़े हुए हो तो आपको एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा है, और आप किसी दूसरी जगह पर खड़े हो तो कोई वही व्यक्ति आपको रेस्ट में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, रेस्ट और मोशन तो आपने समझ लिया क्या होता है। अब देखना है आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और आपकी बुक में पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ क्यों है। आपने 9th और 10th में ये चीज देखी होगी कि कुछ आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो लॉज ऑफ मोशन रहता है ना, ये सारे वैलिड रहते हैं किसके लिए, खाली पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये बात आपकी 9th और 10th में लिखी नहीं रहती, ये लिखी हुई है 11th में। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे आप हाई क्लास में जाते रहते हो तो नई नई कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके नए निकल कर आते हैं। क्लियर है? चलिए, सो हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हमको ये बात डिस्कस करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरा साइज मेरी कवर्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तब मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं। समझ में आया? क्लियर है? नहीं आया तो यहां देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहां मैं लिख सकता हूं, व्हेन द डिस्टेंस covered by an object is much more greater than its size, then the object is known as
पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये रही बात डेफिनेशन की, यानी कि कोई अगर बॉडी आपके पास में है, उसके थ्रू अगर जो डिस्टेंस कवर हो रही होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू उसकी साइज, ठीक है, उस बॉडी की साइज के कंपेरिजन में अगर वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तब वो बॉडी आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जो लॉज ऑफ मोशन रहते हैं वो एक कार के लिए भी लगाते हो, ठीक है, एक अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है इसके लिए भी लगाते हो। और पॉइंट ऑब्जेक्ट सुनने में कैसा लगता है कि हल्का सा पॉइंट होगा, पॉइंट टाइप का कुछ एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मगर यहां तो लॉज ऑफ जो मोशन है वो सबके लिए वैलिड हो रहे हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन दी गई वो कुछ इस वे में देखी गई, क्या, कोई कार है, वो भले दिखने में बहुत ज्यादा भारी और उसका साइज थोड़ा सा ऐसा बड़ा टाइप दिखता है एक ह्यूमन के कंपैरिजन में, मगर वो कार जितना चलती है ना, उस चलने वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए वो जो कार है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और उसके लिए जितने भी लॉज के मोशन रहते हैं सारे वैलिड रहते हैं। ऐसा ही सेम अर्थ के केस में, अर्थ जितना बड़ा राउंड लगाती है ना सन के अराउंड, उसके कंपैरिजन में अर्थ का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए अर्थ को भी हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये था बेसिक ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत एक नॉर्मल डेफिनेशन। तो यहां पर हम बात करते हैं, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसका साइज होगा कुछ a, मगर ये इस पोजीशन पर रखा हुआ था और इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये x डिस्टेंस इसने कवर करा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x इज मच मच मोर ग्रेटर देन a? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये जो बॉडी है मेरा, इसी को मैं क्या कहूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। जैसा कि हेडिंग आपने देखी ली होगी, यहां लिखा हुआ है मोशन इन 1D 2D एंड 3D, यानी कि किस मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, किस मोशन को 2 डायमेंशनल बोलेंगे और किसको 3 डायमेंशनल बोलेंगे, ये हमको देखना है अभी, ठीक है दोस्तों। चलिए, सो पहला आपका हेडिंग है 1 डायमेंशनल। तो जब आपकी बॉडी किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं और सीधे आपकी तरफ ऐसे आगे बढ़ रहा हूं कैमरे की तरफ, ठीक है, सो ये जो मेरा मोशन है इसी को मैं क्या कहूंगा, 1 डायमेंशन मोशन, बिकॉज मैं एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ा और वापस पीछे आ गया। क्लियर है? सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन 1 डायरेक्शन और कैन से मूव्स इन 1 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक डायरेक्शन तो समझ में आया, ये कोऑर्डिनेट क्या सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, या फिर एक्सिस आप बोल सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इस एक्स एक्सिस की, जैसे कि कोई आपकी बॉडी है यहां पर, ये बॉडी जो थी किसी पॉइंट ए के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है, यानी कि इस जीरो रेफरेंस पॉइंट से इस बॉडी ने कुछ x1 डिस्टेंस कवर करा होगा कुछ पर्टिकुलर टाइम t1 में, और ये बॉडी जब a पे रखी हुई थी तब हमने इसको देखा, और फिर यही बॉडी b पे रखी हुई थी तब हमने इसको देखा। तो इस ओरिजिन से इस b पॉइंट का डिस्टेंस था कुछ x2 और यहां से लेके यहां तक पहुंचने का इसका टाइम था कुछ t2। क्लियर है? तो जैसे ही बॉडी ने a से लेके b तक ट्रेवल किया तो ये एक x डायरेक्शन के अंदर ही आगे बढ़ी। सो ये जो निकल कर आया दोस्तों x2 माइनस x1, ये जो निकल कर आया ना दोस्तों x2 माइनस x1, ये बॉडी का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर कितना खिसक गई है वो चीज है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बॉडी का क्या हुआ है, मोशन हुआ है। तो ऐसा जो मोशन रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आया, कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट थे, मगर बॉडी का जो मोशन था वो एक ही कोऑर्डिनेट में था, यानी कि इट मे बी इन x डायरेक्शन, इट मे बी इन y डायरेक्शन और इट मे बी इन z डायरेक्शन। ठीक है, तीनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट कंडीशन इज दैट कि वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन के अंदर बॉडी अगर मूव कर रही होती है तो उसको 1D नहीं बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, 1 डायमेंशन समझ में आया होगा। दोस्तों अब हमें बात करनी है 2 डायमेंशन की। 1 डायमेंशन तो हमने देख लिया है, अब ये 2 डायमेंशनल होता क्या है ये हमें बात करनी है। तो यहां देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, when object moves in 2 direction or can say moves in 2 coordinate out of 3 coordinate, then its motion is 2 dimensional। यानी कि अगर आपकी कोई बॉडी है, जैसे सपोज कीजिए ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस और y एक्सिस, आपकी बॉडी की जो पहली पोजीशन है वो कुछ यहां पर है, आपकी जो बॉडी है उसकी पहली पोजीशन है कुछ यहां पर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बॉडी जो है x में कुछ x1 आगे है और y में कुछ y1 आगे है, यानी कि बॉडी की पोजीशन के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, एक x का कोऑर्डिनेट एक y का कोऑर्डिनेट, यानी कि बॉडी जो है एक ऐसे पॉइंट पे रखी हुई है जहां पर 2 डायरेक्शन मिल रही है। क्लियर है? चलिए
तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये कुछ इसका जो कोऑर्डिनेट रहेंगे क्या रहेंगे दोस्तों, x1 और y1। अगर बॉडी इस वाले पॉइंट से ऐसे मोशन करती हुई यहां पर आती है और P2 पॉइंट पर पहुंच जाती है, तब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों, x2 और y2। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी का जो मोशन होता है किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में या फिर दो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन। यानी कि बॉडी का इस P1 से P2 तक जो पोजीशन में चेंज आया है, इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, बिकॉज यहां पर जो मोशन है x और y दोनों के साथ में रहे। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया। इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या हो सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन के लिए। सो इसका एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा सा एग्जांपल है इसका आपकी अर्थ। आपकी अर्थ या फिर आपके जितने भी प्लैनेट्स है ना, जो सन के आसपास ऐसे घूमते हैं, वो टू डायमेंशन होता है। कैसे, जैसे कि ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यानी कि अर्थ इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट उसको ऐसे घुमा रहा होता है, यानी कि दो डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ये एग्जांपल हो गया आपका टू डायमेंशनल मोशन का। एक और एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे कि कोई अगर एक पर्सन रहता है, वो ऐसी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चलाता है, जिगजैग पैटर्न में अगर कोई गाड़ी चलाता है, तो कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में उसकी कार का मोशन हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा करने से एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं करना। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप का जो मोशन रहता है वो भी क्या में आता है, टू डायमेंशनल मोशन में आता है। तो क्लियर है दोस्तों, ये था हमारा टू डायमेंशनल मोशन कि आपकी बॉडी जब दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर मूव कर रही होती है, तब उसका जो मोशन रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। चलिए, अब थ्री डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं, ये भी हम इसी में देख लेते हैं। तो यहां से अगर मैं इस टू को हटाकर यहां पर ऐसे थ्री लगा देता हूं, तो ये हो जाता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, यहां पर हम कुछ पॉइंट्स को हटा देते हैं और इसकी डेफिनेशन एक अच्छे वे में लिखते हैं। चलिए, अब डेफिनेशन देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑल थ्री डायरेक्शन और कैन से मूव्स इन थ्री कोऑर्डिनेट out of three coordinates, then its motion is 3D। ठीक है, ऑल हटा देते हैं, डायरेक्शन बहुत सारी हो सकती है। क्लियर है। चलिए, सो यहां पर क्या निकल कर आया हमारे पास में दोस्तों, कि अगर आपकी जो बॉडी है उसका मोशन अगर तीन डायरेक्शन के अंदर अगर होता है और तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसका अगर मोशन होता है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। चलिए, सो यहां पर इसको हम रब करते हैं, इसी के अंदर एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल था आपका सेकेंडरी वाले का, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, अब यहां पर क्या है दोस्तों, आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट और एक और जेड कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, अब यहां पर ऐसे सेंटर में कोई पॉइंट रखा हुआ P। अब यहां तो बना नहीं सकते, इसलिए हम बोर्ड पे यहां पर बनाते हैं P पॉइंट। ये P पॉइंट जो है, एक्स से भी इससे कुछ डिस्टेंस है, वाई से भी कुछ डिस्टेंस है और जेड से भी कुछ डिस्टेंस है, यानी कि इसी पॉइंट पर रखा हुआ है जहां पर x1, y1 और z1 तीनों की रिक्वायरमेंट इसको पड़ेगी। यानी कि P1 की पोजीशन थी x1, y1 और z1 किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अगर इस पॉइंट से इसने मोशन करा और P पॉइंट पर पहुंचा, तब इसके जो पॉइंट्स हो गए वो हो गए x2, y2 और z2। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन अगर तीनों डायरेक्शन में इस टाइप से हो कि उसकी पोजीशन में चेंज आए तीनों डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, तो इस टाइप का जो मोशन रहता है ना, उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। इसका एग्जांपल क्या लिखे, तो अच्छा सा अभी पतंग उड़ाने का महोत्सव है, तो यही लेते हैं, मोशन ऑफ काइट इन द स्काई इन अ विंडी इवनिंग। ठीक है। चलिए, क्या लिखा मैंने, मोशन ऑफ अ काइट इन द स्काई इन अ विंडी इवनिंग, यानी कि अगर शाम के टाइम पे बहुत सारी हवा चल रही होती है, तब आपकी जो काइट रहती है, जो पतंग रहती है, वैसे झोले खाती रहती है ना, उस टाइप का जो मोशन रहता है वो रहता है आपका क्या, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है। और आपका जो रॉकेट रहता है, जो स्पेस में जाता है, तब स्पेस के रेस्पेक्ट में उसका जो मोशन होता है ना, वो कैसा मोशन होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, स्पेस जो है चारों तरफ ऐसा पूरा खाली है, कहीं हम एक रेफरेंस कंसीडर करते हैं और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम रॉकेट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन आती है x1, y1 और z1 के रेस्पेक्ट में आती है, और इसी रेस्पेक्ट में उसका मोशन रहता है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन।
सो क्लियर है दोस्तों। आज का जो टॉपिक था हमारा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहां पर हमने स्टार्टिंग की थी मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के 3 सब पार्ट देखे थे, स्टैटिक, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, तीनों को हमने अच्छे से समझा। उसके बाद हमने बात करी एब्सोल्यूट रेस्ट की और एब्सोल्यूट मोशन की, होता है या नहीं होता है। फिर हमने क्या देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि मोशन जो रहता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये जो भी आपकी बुकेश में लिखा हुआ रहता है और हमने नॉर्मल लाइफ में सुना भी होगा, तो ये क्या रहता है हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो आज का लेक्चर जो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। बिकॉज ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम ही है क्या नाम है इसका, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। सो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो 1 डायमेंशनल मोशन से स्टार्ट होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, सो ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन था कि मैकेनिक्स कहां से स्टार्ट हुआ, और मैकेनिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, इसके अंदर हमें किस टाइप से क्या क्या स्टडी करनी होगी। क्लियर है। चलिए, सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच गाइस।